हाय देयर, ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 1 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या है, क्योंकि अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी, तो आप आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सो अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस भी है और एक्टिविटी भी है और सिस्टम भी है और सब्जेक्ट भी है। एज अ प्रोसेस अगर हम बात करें तो इसमें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज रिकॉर्डिंग है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, समराइजिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। एज एन एक्टिविटी अगर हम बात करें तो ये ऑन गोइंग एक्टिविटी है विद इन बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। एज अ सिस्टम हम बात करें तो ये जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर और कंट्रोल का, जो कि फॉर्म करता है अकाउंटिंग सिस्टम। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी है। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो कि रिलेट करती हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, एनालिसिस से और मैनेजमेंट से। सो अकाउंटिंग जो है वो क्या है, इज अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है, जिस तरह से ह्यूमंस की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अकाउंटिंग भी लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज क्या होती है, एक मीडियम होता है जिसको यूज करते हुए क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, अपना यानी कि पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, अंडरस्टैंड किया जाता है, समझना यानी। सो कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड हम कहते हैं कुछ आइडियाज़ को, पॉलिसीज़ को, प्लान्स को और इन्फॉर्मेशन को भी। अब अगर हम अकाउंटिंग को समझते हैं, सो अकाउंटिंग जैसे कि आपको बताया गया कि लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है जिसको यूज़ करते हुए कम्युनिकेट किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है किसको, फाइनेंशियल आइडियाज़ को, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, फाइनेंशियल प्लान्स को और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग एक तरह की नहीं होती बल्कि कई सारी अकाउंटिंग होती है, डिफरेंट तरह की अकाउंटिंग होती है, कोई एक अकाउंटिंग नहीं है। लेकिन जो इस कोर्स के अंदर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप एक से ज़्यादा अकाउंटिंग के कोर्स पढ़ेंगे, या फिर अगर आप अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप कई सारी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सो अभी जो अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल आइडियाज़ है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है और फाइनेंशियल प्लान्स हैं। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन ही है, जाहिर बात है, जिस तरह बाकी इंफॉर्मेशन होती है, सो ये भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, यानी कि पैसे के हवाले से होती है और सबब बनती है चेंज होना। फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है, माली तौर पे जो पोजीशन है एक एंटिटी की, एक फर्म की। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं याद रखने की। पहली चीज़ तो ये आप याद रखेंगे कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, लैंग्वेज है, ये खुद एक लैंग्वेज है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मेजरेबल होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये जो है पास्ट से बिलोंग रखती है, यानी कि फ्यूचर नहीं बल्कि ये पास्ट के बारे में होती है। सो नाउ दी सेकंड टॉपिक विच इज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सोर्सेज क्या होती हैं, कहाँ से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तीन अहम सोर्स होती हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन एक अहम सोर्स हो गई, दूसरी हो गई इवेंट्स का होना, और इसके अलावा कंडीशन। सो तीन जो है, ये तीन जो है वो अहम सोर्स होती हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। सो देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ट्रांजैक्शन होती है जब दो लोग जो है वो डील करते हैं एक दूसरे के साथ। सो एटलीस्ट देयर मस्ट बी टू पीपल, टू पर्सन्स, दो लोगों का होना ज़रूरी है ट्रांजैक्शंस के लिए। सो सोशल मोटिव डीलिंग। सोशल मोटिव डीलिंग से हमारा ट्रांजैक्शन या इंट्रैक्शन जो कि मोटिवेट होता है सोशल फैक्टर्स से, ना कि ये कि किसी फाइनेंशियल गेन की वजह से। और ये जो इंट्रैक्शन होते हैं इसमें क्या होता है, एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है, एल्ट्रुइज्म होता है, या फिर सोशल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो इंगेज होता है एक्टिविटी में ताकि मेंटेन करें सोशल रिलेशनशिप या फिर एक्सप्रेस करें गुडविल, जैसे कि बर्थडे गिफ्ट है इसकी एग्जाम्पल। और उसके बाद ये कि फिर इकोनॉमिक का बेनिफिट डीलिंग्स।
सो इससे मुराद ट्रांजैक्शन या इंटरेक्शन होते हैं जो कि नतीजा होते हैं टेंजिबल फाइनेंशियल एडवांटेजेस में या फिर जो गेन होना पार्टीज जो कि इन्वॉल्व हैं। और ये बेनिफिट जो है इसमें शामिल हो सकता है मॉनेटरी गेन, कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज रेवेन्यू या फिर एनहांस होना एसेट वैल्यू। सो मॉनेटरी डीलिंग होना एंटिटी के दरमियान और जो दूसरा पर्सन है उसके दरमियान होना। सो डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन। सो जो डीलिंग होती है एंटिटी और अदर पर्सन के दरमियान, इसमें एंटिटी विद ऑनर्स होती है, यानी कि इससे मुराद ट्रांजैक्शन या इंट्रैक्शन जो है बिजनेस एंटिटी के दरमियान और उसका जो खुद के ऑनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान होना। और एंटिटी विद एनी अदर पर्सन अदर देन ऑनर्स, ये क्या है कि इस कैटेगरी में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन या इंट्रैक्शन जो है वो होता है एंटिटी के दरमियान और इंडिविजुअल्स या दूसरी एंटिटीज जो कि ऑनर्स नहीं है उसके वो। और सो ये दो क्राइटेरिया हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सो पहला क्या है, मेजरेबिलिटी होना इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मेजर किया जा सके उसको इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि सॉरी क्वांटिफाइबल मॉनेटरी वैल्यू का होना, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो है वो रिकॉर्ड होना अकाउंटिंग के अंदर, उसको हम मेजर कर सके करेंसी की फॉर्म में। जैसे कि अगर रुपी है तो रुपी के अंदर हम उसको कर सकें मेजर, अगर डॉलर है तो डॉलर के अंदर, या इसी तरह और भी कोई करेंसी है जैसे कि रियाल है या दिरहम वगैरह। और एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि सेल्स रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है और परचेजेस वगैरह। और इसके अलावा डीलिंग ऑफ एंटिटी विद अदर पर्सन, यानी कि इसमें क्या है कि इंट्रैक्शन होना एंटिटी और एक्सटर्नल पार्टीज के दरमियान। और ये जो है इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, दूसरे बिजनेसेस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी सेपरेट एंटिटी भी हो सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी से। सो नाउ दी इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या है, इवेंट्स से मुराद एनीथिंग दैट हैपन, कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। और इवेंट भी दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी होते हैं और नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। सो मॉनेटरी इवेंट्स के अंदर क्या होता है कि मेजरेबल चेंज होता है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस हो जाना फायर की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर गेन या लॉस होना। और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इनका जो है वो एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता एंटिटी की मॉनेटरी पोजीशन के ऊपर, जैसे कि विनिंग और लूजिंग गेम डज नॉट कैरी फाइनेंशियल इम्पैक्ट। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, जो आपने टिप्स जो कि याद रखने के लिए वो क्या हैं कि 3 सोर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, 3 सोर्स होती हैं जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। और ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम अ डील, डील से आती है जो नतीजा होता है। और फर्स्ट पार्टी इज द एंटिटी इटसेल्फ डीलिंग विद अदर। और ईच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। So the next topic is the money measurement and financial position. So money measurement means to assign value in reported currency to an accounting phenomena. So assign किया जाता है एक वैल्यू जो रिपोर्टिंग करेंसी में अकाउंटिंग फिनोमेना को। सो अब आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिसको मेजर किया जा रहा है, उसका वेट जो कि है तकरीबन 10 kg, उसकी लेंथ जो है वो 3 फीट, उसकी विड्थ जो है 1.5 फीट और उसकी हाइट जो है वो 2 फीट। और मनी मेजरमेंट इन रिपोर्टिंग करेंसी, अगर हम पैसे के हिसाब से इसकी वर्थ को देखें सो वो है 15,000 रुपीज़। सो फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये कि एन एंटिटी स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, एक एंटिटी का जो स्टेटस है उसके रिसोर्सेज और सोर्सेज के हवाले से। सो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक तरह से चेक करना होता है एक कंपनी की जो हेल्थ होती है। और इससे पता चलता है, इससे ये अंदाज़ा होता है कि क्या कंपनी ऑन करती है, यानी कि कहाँ से जो है वो उसको, मतलब क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एसेट्स वगैरह क्या क्या हैं, और एंड वेयर इट गेट्स इट्स मनी फ्रॉम, और कहाँ से उसको जो है वो पैसा मिलता है, क्या ऑन करती है और कहाँ से उसको पैसा मिलता है। सो ये इस चीज़ के बारे में पता चलता है हमें। सो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि एसेट्स हैं, एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज होते हैं।
और जो सोर्सेस होते हैं इनके पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये होता है फाइनेंसिस, जिसके अंदर लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी दो तरह से पैसा आता है। या तो लाइबिलिटीज के जरिए आएगा, कोई लोन वगैरह लिया है, या फिर ऑनर्स इक्विटी ऑनर की तरफ से आएगा। अब आपके सामने ये एग्जाम्पल मौजूद है, बैलेंस शीट एक तरह से यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्नीचर और कंप्यूटर जो है ये एसेट्स मौजूद हैं, जिनकी टोटल वर्थ 90,000 है। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और इक्विटीज है, लाइबिलिटीज और इक्विटीज दोनों मिला के भी 90,000 है। सो लाइबिलिटीज और इक्विटीज मिला के हमेशा एसेट के इक्वल होगा, क्योंकि एसेट जो है वो रिसोर्सेस हैं, और जो सोर्सेस हैं कि एसेट्स कहाँ से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं इन दो से, लाइबिलिटीज और इक्विटीज से। सो इम्पोर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, पहली चीज़ ये कि मेजरमेंट होना रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस है, और जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इक्वल होंगे सोर्सेज के, यानी कि एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी के। नाउ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, किस लिए रिक्वायर्ड है कि क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना और एनालाइज करना। ये पांच जो है फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो कि कवर्ड हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। सो अब जो याद रखने वाली बात ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट इंफॉर्मेशन के बारे में होती है, फ्यूचर नहीं बल्कि पास्ट। और अकाउंटिंग साइकिल को जो है हम देखें तो वो स्टार्ट होती है सोर्स डॉक्यूमेंट से, और इसको एंड होती है जब एनालिसिस किया जाता है पास्ट इंफॉर्मेशन का, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पास्ट इंफॉर्मेशन के बारे में है। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है 5 मेन हेड्स में, और ये जो है जाने जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पर भी। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं एलिमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसके अंदर एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी है, इनकम है और एक्सपेंसेस है। अच्छा, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटीज ये आपको पीछे भी बताए गए थे कि एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के, और ये तीनों जो एलिमेंट होते हैं ये बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं, और जो बाकी दो बचे इनकम और एक्सपेंसेस वो आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब जो है वो एसेट्स, अब अगर हम बात करते हैं एसेट्स की, एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं इन कंट्रोल। जितने भी ज़्यादा एसेट्स हैं यानी कि उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। लाइबिलिटीज से मुराद प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो भी वाजिबात होते हैं जिनको अदा करना होता है। और ऑनर्स इक्विटी से मुराद सोर्स होती है फाइनेंस की, जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑनर्स स्टेक को, यानी कि जो कुछ ऑनर्स से जुड़ा होता है उसको। और इनकम से मुराद अर्निंग होती है, जो भी अर्निंग की जा रही है। और एक्सपेंसेस से मुराद वो कॉस्ट जो कि एक्सपायर हो जाती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अब ये कॉस्ट किस तरह एक्सपायर होती है इसकी डिटेल आगे आएगी तो आपको क्लियर होगा। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं मेन हेड्स मौजूद हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अकाउंटिंग हेड है। मेन हेड के अंदर अकाउंट एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस है, जो एलिमेंट्स हैं उनके, ये मेन हेड्स हो गए। और जो अकाउंटिंग हेड्स हैं, अब हम देखें अकाउंटिंग हेड, एसेट्स के अंदर आ जाता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, कंप्यूटर, स्टॉक्स, रिसीवेबल, कैश बैलेंसेस और बैंक बैलेंसेस। कैश बैलेंसेस से मुराद जो कैश है वो, बैंक बैलेंस से मुराद जो बैंक के अंदर पैसा है वो आ जाता है। रिसीवेबल से मुराद वो अमाउंट जो आपने रिसीव करना है, किसी दूसरे ने आपसे डेट के ऊपर सामान खरीदा तो उससे आप पैसा रिसीव करेंगे, वो रिसीवेबल है। स्टॉक होता है जो, वो हो गया। और इसके अलावा कंप्यूटर, जाहिर बात है वो भी एसेट में आ जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है तो वो तो ऑटोमेटिकली एसेट में आ जाता है, ऐसी इक्विपमेंट वगैरह। और इसके अलावा मोटर वैन, वो भी फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है और लैंड वगैरह। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें, जो वाजिबात वगैरह होते हैं इसके अंदर बैंक लोन, बैंक से अगर लोन लिया हुआ है वो आ जाता है इसके अंदर। और बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितना अमाउंट था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया जाता है। और क्रेडिटर भी आ जाता है। क्रेडिटर से मुराद ये जिससे आपने डेट के ऊपर लिया अब उसको पे करना होगा। और इसी तरह पेबिल, पेबिल भी उसी कैटेगरी में आ जाती है। क्रेडिटर से मुराद वो शख्स और पेबिल से मुराद अमाउंट जो पे करना है। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी के अंदर हमारे पास कैपिटल आ जाता है जो इन्वेस्ट किया गया है वो, और ड्राइंग जो ऑनर विड्रॉ करता है, और जाहिर बात है प्रॉफिट जो कुछ अर्न किया जाता है। इनकम में से जब एक्सपेंस माइनस करते हैं तो फिर प्रॉफिट आता है।
और इनकम के अंदर हमारे पास सेल्स आ जाती है, जब भी इससे प्रोडक्ट सेल होती है तो उससे जो सेल होती है वो अमाउंट, सर्विस फी जो चार्ज करते हैं और कमीशन वगैरह जो मिलता है वो भी आ जाता है। और एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इसके अंदर जो परचेजेस किया जाता है वो भी एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। सैलरीज जो पे की जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होता है, बिल वगैरह का, रिपेयर करवाए किसी चीज़ को, वो आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी अखराजात होते हैं, अगर ऐड वगैरह चलाए गए हैं वो आ जाता है। टेलीफोन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर। ट्रैवलिंग का खर्चा और फ्राइट। अच्छा, फ्राइट और ट्रैवलिंग में फ़र्क है। फ्राइट से मुराद जो सामान जो ख़रीदा गया है उसको लाने का जो खर्चा है, उसको उसका जो एक तरह से किराया है गाड़ी का, जिस गाड़ी में लाया गया है वो जो है फ्राइट के अंदर आ जाता है। और रेंट से मुराद ज़ाहिर बात है रेंट होता है बिल्डिंग का, और स्टेशनरी वगैरह जो यूज़ की जाती है ऑफिस के अंदर वो भी एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। सो जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो क्या है याद रखने की, कि 5 तो मेन हेड्स हैं, और एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज होते हैं इन कंट्रोल, लाइबिलिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वाजिबात है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन जो कि एंड के ऊपर होती है रिपोर्टिंग पीरियड के। और अकाउंटिंग हेड्स जो है वो सब हेड्स हैं। नाउ दिस एंटिटी एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो पर्पस क्या होता है किसी एक एंटिटी का, या तो वो प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट के लिए बनाया गया होता है किसी भी एंटिटी को, किसी भी फर्म को। सो वो बिजनेस होता है प्रॉफिट का। और नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर की। अक्सर आप सोसाइटीज़ देखते हैं, कई सारी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जिनको हम कहते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो शामिल होती है दोनों के अंदर, प्रॉफिट मोटिव के अंदर भी और नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ में भी, यानी इन दोनों तरह की एंटिटीज़ के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर वो नॉन प्रॉफिट हो। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है इसी वजह से, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसी वजह से ज़रूरत है प्रॉफिट वाले बिजनेसेस के लिए भी, और जो वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो नाउ दी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अकाउंटिंग की बेसिक्स में से है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी इजी रहेगा अकाउंटिंग को समझने में, अदरवाइज आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी। सो एक बिजनेस एंटिटी और ऑनर जो है वो डिफरेंट पर्सन है, यानी कि ऑनर अपनी बिजनेस से उसको अलग समझा जाता है। वैसे चाहे ऑनर का ही बिजनेस होता है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए ऑनर को हम बिजनेस से अलहदा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जाहिर बात है प्रॉफिट्स और जो लॉस है उसको सही तरीके से मेजर किया जा सके। क्योंकि अगर ऑनर के अपने जो घर के अखराजात हैं उसको भी बिजनेस के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि फिर जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो सेपरेट रखा जाता है ऑनर को बिजनेस से, इसी को हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर क्या है कि अकाउंटिंग जो रिक्वायरमेंट होती है हर एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो, और ऑब्वियसली बात है सेपरेट एंटिटी होता है बिजनेस उसके ऑनर से। और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से। सो नाउ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो कौन कौन हैं? सबसे पहले आपके सामने हैं इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स और द ऑनर्स। ये जो है इंडिविजुअल्स या एंटिटीज होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल कंपनी में और ऑन करते हैं शेयर या इक्विटी जो है उसकी। इसके अलावा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर्स एंड कस्टमर। ये जो है एंटिटीज होते हैं जो कि जिसके साथ कंपनी इंगेज करती है ट्रेड रिलेशनशिप के अंदर। और इसके अलावा लैंडर्स होते हैं, यानी कि प्रोवाइडर होते हैं फाइनेंस के। ये वो होते हैं जो कि फाइनेंस करते हैं कंपनी को लॉन्स के ज़रिए या फिर क्रेडिट वगैरह के ज़रिए। और टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ से मुराद गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है असेस करने के लिए या टैक्स कलेक्ट करने के लिए बिजनेसेस से, जैसे कि एफबीआर वगैरह। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय भी होते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ऑपरेशन के अंदर बिजनेस के। और फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइज़र होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट के लिए। गवर्नमेंट होती है जो कि इंटरेस्टेड होती है एलोकेशन के अंदर में रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर के इंश्योर करे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ। पब्लिक है जो कि इंटरेस्टेड होती है कंट्रीब्यूशन में, जो कि एंटिटीज़ करती हैं ताकि लोकल इकोनॉमी के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए।
सो जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो क्या है, पहली चीज़ ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। और आगे चल के आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यूजर्स जो है वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल से मुराद फर्म के अंदर और एक्सटर्नल से मुराद फर्म के बाहर। सो नाउ दी अब है टॉपिक अंडरलाइन असम्पशन गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न क्या है, ये अजम्पशन है कि इसका मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस जो है वो बिल्कुल इसी तरह चलेगा जैसे कि अभी चल रहा है फ्यूचर के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर के अंदर बिजनेस जो है वो बंद होने वाला है। सो यही कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न का, यानी कि इस चीज़ को देखना है कि ऐसा तो नहीं कि बिजनेस अभी तो चल रहा है लेकिन ये जल्द बंद होने वाला है। और एग्जाम्पल अगर ली जाए इसकी तो ऐसा क्या होता है कि सिग्निफिकेंट ट्रेड लॉस होता है, तो कंटिन्यूस लॉस होना कई सालों से वो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होना और इस बात का डाउट होना कि कंपनी जो है वो जाहिर बात है आगे चल के नहीं चल सकेगी। डिटेरियोरेटिंग लिक्विडिटी पोजीशन, इनकी लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब हो जाना, यानी कि कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है उसकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने में, यानी कि कैश की शॉर्टेज आ रही है शॉर्ट टर्म के अंदर। और इसके अलावा हाई फाइनेंशियल रिस्क का होना, इंक्रीज डेट लेवल के अंदर इजाफा होने की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो डेट जो है कर्जा जो है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी नॉट बैक्ड बाय सफिशिएंट फाइनेंस। अब एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है कि ग्रोथ की तरफ फोकस है, लेकिन उस फाइनेंस इतना नहीं है। इसकी वजह से भी जाहिर बात है कंपनी की जो स्टेबिलिटी है उस पर सवाल उठते हैं। और सीरियस लिटिगेशन का होना, यानी कि लीगल डिस्प्यूट होना या लॉ सूट का होना, उससे भी जाहिर बात सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकती है और डिस्टर्ब होता है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। और इसके अलावा इनेबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू डेवलप अ न्यू रेंज ऑफ कमर्शियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट, यानी कि फेल हो जाना कंपनी का कि वो इनोवेट करे या अडॉप्ट कर सके जो मार्केट डिमांड है, वो रोकता है कंपनी की एबिलिटी को। और इसके अलावा बैंकरप्टेसी ऑफ मेजर कस्टमर, यानी कि ऐसा भी होता है कई कई बार कुछ कंपनीज के कि एक बड़ा कस्टमर होता है जिसके ऊपर कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो बाय कर रहा होता है कंपनी से। होता क्या है कि अगर वही कस्टमर बैंकरप्ट हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उस कंपनी को। एक बहुत बड़ी हिट लगती है कंपनी को अगर उनका उनका मेजर कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता अगर कम एंटिटी जो है गोइंग कंसर्न नहीं है। सो ये लाजमी जो है वो एक एंटिटी का गोइंग कंसर्न होना चाहिए। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी अगर एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है। सो नाउ द रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैसे रिकग्नाइज किया जाए जो भी एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सो रिकग्निशन क्राइटेरिया को अगर हम देखें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये एक तो ये कि फ्यूचर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इन्फ्लो टू एंड और फ्रॉम द एंटिटी। एक तो ये कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है प्रोबेबल वो, और ये कि कॉस्ट और वैल्यू कैन बी मेजर्ड, कॉस्ट या वैल्यू जो है उसको मेजर किया जा सकता है रिलायबिलिटी के साथ। सो एसेट्स की अगर हम बात करें, एसेट्स क्या है, एसेट्स के बारे में जारी बात है पहले भी आ चुका है और बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी। सो एसेट्स से मुराद कोई भी वो चीज़ होती है जो कि वैल्यूएबल होती है, कंपनी उसको ओन भी करती है और या फिर कंट्रोल भी। ये जो है एक्सपेक्टेड होता है एसेट्स से कि ये प्रोवाइड करेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो कंपनी को, फर्म को। यानी कि क्या होगा कि प्रोबेबल इनफ्लो होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, यानी कि एक तरह से फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली तौर पे जो है वो फ़ायदा होगा फर्म को एसेट्स की वजह से। एसेट्स से जो है वो इनकम भी जो है जारी बात है जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा जो कॉस्ट या वैल्यू होती है उसको मेजर किया जा सकता है रिलायबली। एसेट्स के अंदर जो है वो फिजिकल आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गई, और इसी के साथ साथ इंटेंजिबल आइटम्स भी आ जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जो कि फिजिकली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है एसेट्स के अंदर आ जाती हैं। सो रिकग्नाइज करने के लिए एसेट्स को
फ्यूचर बेनिफिट्स जो है लाजमी ज़ाहिरी बातें मिलने चाहिए, एक तो ये चीज़ें, और इसके अलावा जो कॉस्ट या वैल्यू होती है एसेट्स की उसको मेजर किया जा सके रिलायबली। सो ये दो चीज़ें जो है वो बहुत अहम है एसेट को पहचानने के लिए। इसके बाद ये कि फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन या डेट होता है जो कि कंपनी ओ करती है दूसरी पार्टीज को। सो लाइबिलिटी की वजह से क्या होता है कि प्रोबेबल आउटफ्लो होता है रिसोर्सेज का, एसेट से इनफ्लो होता है यानी कि फायदा होता है, लेकिन लाइबिलिटी से क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि फर्म जो है वो दूसरी फर्म को फायदा पहुंचाएगी लाइबिलिटी की वजह से फ्यूचर के अंदर या आगे चल के। और लाइबिलिटी जो है वो आती है पास्ट ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से, और लाइबिलिटीज में ज़ाहिर बातें शामिल हो सकता है अकाउंट्स पेबल, लॉन्स, बॉन्ड्स और दूसरे जो डेट होते हैं। सो एक लाइबिलिटी को रिकग्नाइज किया जाएगा जब प्रोबेबल आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, और वो अमाउंट जिसके ऊपर सेटलमेंट होगी उसको मेजर किया जा सकता है रिलायबली तौर पर। नाउ दी इनकम, इनकम की अगर हम बात करें सो इससे मुराद मनी या इकोनॉमिक बेनिफिट होता है जो कि एक फर्म अर्न करती है उसकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उससे, यानी कि अब जैसे कि सेल हो रही है, आपका कोई फर्म जो है वो सेल करती है प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेडिसिन, सो मेडिसिन सेल होने से जो भी अमाउंट आएगा वो जो है इनकम होगा ज़ाहिर बात है। और अमाउंट को जो है वो मेजर भी किया जा सकता है, रिलायबली तौर पर मेजर भी किया जा सकता है। सो इनकम को जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है जब अमाउंट जो है उसको मेजर किया जा सके रिलायबली। और एक्सपेंस, अब एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस से मुराद डिक्रीज होना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का। सो इससे मुराद कॉस्ट या डिक्रीज होना है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि एक कंपनी इनकर करती है अपने बिजनेस ऑपरेशन में, और ये तब होता है जब डिक्रीज होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि रिलेट होता है डिक्रीज होने से एक एसेट के, और या फिर इंक्रीज होना एक लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कंपनी जो है वो परचेज करती है सप्लाई, पे करती है एम्प्लॉई की सैलरीज, या फिर ज़ाहिर बात है यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि बिल वगैरह जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, गैस वगैरह के। तो ये एक्सपीरियंस करती है एक्सपेंसेस जो कि डिक्रीज करता है इसका एसेट्स, यानी कि जब भी एक्सपेंस होगा तो एसेट्स के अंदर कमी आ जाएगी, यानी कि कैश या इन्वेंट्री वगैरह के अंदर। और जाहिर बात है इसका अमाउंट भी जो है वो मेजर किया जा सकता है रिलायबली। अच्छा, एक बात इनकम के हवाले से रह गई थी कि इनकम जब होती है तो उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है एसेट में, और लाइबिलिटी के अंदर जो है वो कमी आती है, मतलब ये एक बात क्लियर नहीं हो पाई थी। सो इनकम के अंदर तो इजाफा होगा, जब कभी भी इनकम आएगी जाहिर बात है एसेट के अंदर इजाफा हो रहा है, कैश आ रहा है तो क्या आ रहा है कि एसेट के अंदर इजाफा हो रहा है, और लाइबिलिटी के अंदर कमी आती है। जबकि एक्सपेंसेस से क्या होता है कि एसेट से एसेट में कमी आ जाएगी, जब भी एक्सपेंस होंगे कैश जा रहा है तो क्या आ रहा है, एसेट के अंदर कमी हो रही है क्योंकि कैश भी एसेट है। सो इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, रिकग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना करेक्ट मेन हेड, यानी कि क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी वगैरह है। सो रिकग्नाइजेशन जो है वो की जाती है क्लासिफिकेशन स्टेज के ऊपर जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सो नाउ द मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो जो मेजरमेंट की जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू है, करंट कॉस्ट है, या फिर रियलाइजेबल वैल्यू है। सो ये चार चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज मेजरमेंट बेसिस है, और इसको कंबाइन भी किया जाता है बाकी दूसरे बेसिस, दूसरे जो बेसिस हैं। सो अब थोड़ा इनको समझते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो ऐसी मेजरमेंट बेसिस होती है जहाँ पर लाइबिलिटीज और एसेट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट के ऊपर, जो उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर खरीदा जा रहा है ना उस प्राइस के ऊपर किया जाएगा रिकॉर्ड बैलेंस शीट के अंदर, या फिर जो एक्विजिशन कॉस्ट है यानी कि जिस कॉस्ट पे हासिल किया जा रहा है। सो सिंपल सी बात यही कि जिस कॉस्ट पे भी उसको खरीदा गया तो उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो ये है। और करंट कॉस्ट क्या है, जहाँ पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो मार्केट में करंट प्राइस चली, जारी बात है मार्केट वैल्यू कुछ चीज़ों की बढ़ती है तो कुछ की गिरती है। सो जो भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से जो भी
करंट कॉस्ट होगी उसके हिसाब से किया जाएगा, उसको हम करंट कॉस्ट कहेंगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, जो मार्केट के अंदर प्राइस है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये जो है ऐसी मेजरमेंट बेसिस होती है जिसको यूज किया जाता है प्राइमरीली तौर पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जरिए के लिए, और ये रिप्रेजेंट करता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है इन्वेंट्री माइनस कोई भी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है कि कंप्लीट किया जाए, सेल किया जाए इन्वेंट्री। और इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये जो है ऐसा मेजरमेंट बेस है जो कि यूज किया जाता है एसेट्स या लायबिलिटीज के लिए जिसकी फ्यूचर कैश फ्लो जो है एस्टिमेट किया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर जो कैश फ्लो होता है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो टू देयर प्रेजेंट वैल्यू, और यूज किया जाता है कि एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि इससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पता चलता है, यानी कि ये होता है कि जो डॉलर रिसीव किया गया या पेड किया गया फ्यूचर के अंदर इज वर्थ लेस देन, उसकी वर्थ जो है जाहिर बात है कम होगी उस डॉलर के मुकाबले में जो जिसको रिसीव किया जा रहा है या पेड किया जा रहा है आज, यानी कि जो भी अमाउंट फ्यूचर के अंदर किया जाएगा पेड, उसकी वर्थ इतनी नहीं रहेगी जितनी आज है, क्योंकि महंगाई की वजह से कमी, जाहिर बात है किसी भी करेंसी की वैल्यू में कमी आती है जब कभी भी महंगाई बढ़ती रहती है वक्त के साथ साथ। सो इम्पोर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर ये कि इनिशियल मेजरमेंट जो है उसको किया जाता है रिकग्नाइजेशन के ऊपर, और जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है वो ज़रूरत होती है उसकी एंड के ऊपर रिपोर्टिंग पीरियड के, और सर्टेन केसेस के अंदर डी रिकग्निशन के टाइम के ऊपर। सो नाउ दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो इसके अंदर जो है वो रिलेवेंसी, मटेरियलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ये तो फंडामेंटल है, और जो इन्हेंसिंग है उसमें कंपैरेटिव वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी है। रिलेवेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद इंफॉर्मेशन की एबिलिटी होती है कि वो इम्पैक्ट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है यूज़र का। सो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली होती है और उसका जो है वो प्रिडिक्टिव या फिर कंफर्मेटरी वैल्यू है, और वो कैपेबल होती है एक डिफरेंस के लिए डिसीजन मेकिंग में। और अकाउंटिंग के अंदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हेल्प करती है यूज़र को कि अंडरस्टैंड करे फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और जो पोटेंशियल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होता है एक एंटिटी का। मटेरियलिटी की बात करें जो कि काफ़ी आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, सो इससे मुराद सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस होती है इंफॉर्मेशन की इन्फ्लुएंस करने में डिसीजंस जो है यूज़र की। सो मटेरियलिटी जो है इसके अंदर कंसीडर किया जाता है नेचर और जो मैग्नीट्यूड होता है एक आइटम का या फिर इवेंट का, और उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। और उसके बाद है फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इससे मुराद इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमिक सब्सटेंस जो है अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन का या फिर इवेंट का, और ये रिक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन को कि वो जो है कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्री हो बगैर किसी एरर के, गलती के। सो प्रोवाइड करना एक ट्रू और फेयर जो व्यू होता है फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जो है एंटिटी की। सो नाउ दी कंपैरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। सो कंपैरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इससे मुराद जो है वो एबिलिटी होती है कंपेयर करना इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट टाइम पीरियड के अक्रॉस, अगर हम देखें डिफरेंट टाइम पीरियड में अगर हम देखें सो वो आ जाता है। वेरीफाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो इससे मुराद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको कंफर्म किया जा सकता है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स से, यानी कि वो कंफर्म कर सकते हैं। सो ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बेस करती है रिलायबल एविडेंस के ऊपर, और सब्सटेंशिएट किया जा सकता है डॉक्यूमेंटेशन या दूसरे सोर्सेज के जरिए। टाइमलीनेस, इससे मुराद जो है वो अवेलेबिलिटी होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की टाइमली मैनर में, अलाउ करता है यूज़र को कि वो करे इन्फॉर्म डिसीजन। और अंडरस्टैंडेबिलिटी से मुराद ये है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है क्लियर, कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, पहली चीज़ ये कि क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल है अगर
उसका नन डिस्क्लोजर जो है वो चेंज करता है डिसीजन जो है यूज़र्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।